हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट किया था। उसके लिए सबसे पहले इक्वेशन को निकाला था, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये आया था v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट, इसको आप ओमेगा नॉट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया था जिसकी वैल्यू ये आई थी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। अब हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल, यानी कि एक ऑसिलेशन को, एक दोलन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड या फिर आवर्तकाल। आज उसके लिए हम एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या देख लेते हैं, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, ठीक है। यहाँ पर फाइव क्या होती है, हमने कल ही समझ लिया था, प्रारंभिक कला या फिर इनिशियल फेज, है ना। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से आता है, ये x का ग्राफ होता है t के रेस्पेक्ट में, या फिर ये होता है एंगल के रेस्पेक्ट में, थीटा या फिर फाई बोल सकते हैं आप इसको। तो जब कोई भी पार्टिकल होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, वो अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है ना, क्या कर लेता है, अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है। तो वो कितना एंगल ट्रैवल करता है, ये होता है आपका 90 डिग्री, ये 180, ये 270 और ये 360। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं, एक चक्कर को पूरा करने में कितना एंगल कंप्लीट किया जाता है, 2 पाई, ठीक है। तो अगर इसकी प्रारंभिक फेज, इनिशियल फेज अगर फाई है तो एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद इसका फेज कितना हो जाएगा, 2 पाई और बढ़ जाएगा, यानी उसमें 2 पाई क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 साइकिल, एक पूरा चक्र कंप्लीट करने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, तो उसकी प्रारंभिक कला थी, और क्या चेंज हो जाएगा, 2 पाई, है ना, इसने और ये 2 पाई का एंगल क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, और इसका टाइम भी चेंज हो जाएगा, है ना। इसने शुरुआत में मान लेते हैं ये t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर था, एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद वो 10 इज इक्वल टू 25 सेकेंड पर आ गया, t इज इक्वल टू, तो टाइम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा समय, एक चक्र को कंप्लीट करने में लगा समय। तो एक चक्र कंप्लीट करने के बाद इसका टाइम t डैश है, और उस चक्कर को शुरू करने से पहले उसका टाइम क्या था, t था। तो अगर मैं दोनों को माइनस कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो हमारी इक्वेशन है ये वाली, इसमें से मैं ओमेगा नॉट को कॉमन ले लेती हूँ। मैं कॉमन इसलिए ले रही हूँ ताकि मुझे इस टी डैश को कैलकुलेट करने में क्या मिले, आसानी हो, है ना। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा नॉट को कॉमन ले लूँ सिर्फ इतनी टर्म में से, इसमें से, अब ये फाई तो कांस्टेंट है तो इसको मैं पीछे ले लेती हूँ, इसको मैं पहले कुछ इस तरह से जमा देती हूँ, ये वाली चीज़, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या करती हूँ, ओमेगा नॉट को कॉमन ले लेती हूँ, तो पीछे क्या बचेगा, t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट प्लस 5, ठीक है। ये होगी मेरी t डैश की वैल्यू, यानी कि टाइम पहले इक्वेशन में t था, पहले इक्वेशन में टाइम t था, और दूसरी इक्वेशन में इस टाइम की जगह पर क्या आ रहा है, ओमेगा नॉट टी प्लस 5 होता है। तो ये टाइम क्या है, टी डैश, टाइम में चेंज हो गया। अब यहाँ पर मुझे टी डैश में से टी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। टी डैश की वैल्यू रखूँगी मैं टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, ठीक है, और टी क्या था हमारा, टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू मुझे मिलेगी 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। ये फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या होती है, उसकी वेलोसिटी, है ना, जब कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो उसकी क्या होती है, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जीज, है ना। तो हम क्या करेंगे, एनर्जीज को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी।
अब आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जब कोई भी चीज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसे, ये उसकी मीन पोजीशन है, उसके दोनों तरफ टू एंड फ्रो ये क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो जब किसी चीज़ को फोर्स लगा करके उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है तो उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जो उसे क्या करता है, वापस अपनी मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसके रीस्टोरिंग फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम एक वर्क डन करते हैं और हम जो वर्क डन करते हैं वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। यानी इसके प्रत्यानयन बल के विरुद्ध हम जो कार्य करते हैं, जो वर्क करते हैं, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो dW इज इक्वल टू माइनस का FDX, ठीक है। यानी कि हम किसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये वर्क डन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब हम जानते हैं कि हम रीस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट काम कर रहे हैं और रीस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल की क्या वैल्यू होती है, F इज इक्वल टू माइनस का KX। जब मैं इसको यहाँ रख दूंगी तो dW इज इक्वल टू क्या मिलेगा, dW इज इक्वल टू KX dx। अब मुझे अगर टोटल वर्क डन निकालना है, टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस dW का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, इंटीग्रेशन dW इज इक्वल टू K, तो हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा W इज इक्वल टू KX स्क्वायर अपॉन 2। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके x तक, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर के जहाँ तक भी आप करवा रहे हैं x तक, और a इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से मुझे वर्क डन मिलेगा KX स्क्वायर अपॉन 2। यही वर्क डन जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। आप जब किसी चीज़ पे वर्क डन कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपने 11th-12th में वर्क एनर्जी थ्योरम को भी पढ़ा होगा, W जो है वो डेल U के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा U2 माइनस U1 इज इक्वल टू KX स्क्वायर अपॉन 2। अब क्योंकि वो चीज़ जब वो मीन पोजीशन में थी उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से हमें ये 0 हो जाएगी, इसको हम U मान लेते हैं, 1/2 KX स्क्वायर। ये क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। समझ में आया, ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला। अब हम क्या देखते हैं, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी है ना, अब हम x की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। x की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी थी, a साइन ओमेगा नॉट t प्लस 5। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a साइन ओमेगा नॉट t प्लस 5 का होल स्क्वायर, और u इज इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस 5। ये हमारी हो गई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, जहाँ पर k कांस्टेंट होता है, a उसका एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा नॉट उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, t टाइम है और 5 उसकी इनिशियल फेज है। ये सारी चीज़ें हमें पता हो तो हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल को ट्रैवल करने में उसकी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होती रहती है। आप एक पेंडुलम का ही एग्जांपल देखिए, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर धीरे 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 कम होती जाएगी, फिर वापस बढ़ेगी, फिर वापस कम होती जाएगी। तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है,
इसको एवरेज को हम ऐसे डिनोट करते हैं। आप एवरेज को उसके ऊपर बार लगाकर भी डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है UDT, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अपॉन टोटल टाइम, सॉरी इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अपॉन टोटल टाइम। क्या मतलब है? टोटल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है। 0 से लेकर के t तक एक साइकिल को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगता है? उसके आवर्तकाल के बराबर, उसके टाइम पीरियड के बराबर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। एंड नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसे हम क्या कर देंगे? सब्सटीट्यूट करेंगे, देन विल गेट 1/2। अभी हमने पीछे कैलकुलेट करी है ये वैल्यू, 1/2 KA² साइन स्क्वायर, KA² साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट T प्लस 5/T, ओके। और इसको हमें dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। 1/2 कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, A² कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। देन विल गेट साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट T प्लस 5dt। अब हमें इस टर्म का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। आप जानते हैं कि स्क्वायर यानी ट्रिग्नोमेट्री के स्क्वायर फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, तो इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं लगाऊंगी cos 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये पॉजिटिव में आ जाएगा और यहाँ से ये माइनस में आ जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा। यहाँ से मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगी, थीटा की जगह पर ये पूरी चीज़ रखनी है। तो मुझे मिलेगा 1/2 T KA², 0 से लेकर के T तक क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर की जगह पे 1 - cos 2 ओमेगा नॉट T प्लस 5dt अपॉन में 2 कांस्टेंट होता है ना, तो 2 को मैं यहाँ बाहर लिख देती हूँ पहले से ही। अब मुझे इस टर्म का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट करूँगी तो 1 का इंटीग्रेशन होता है T, dt के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ तो T माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन थीटा के साथ वाली टर्म, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट है, 2 नीचे आ जाएगा। इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा नॉट T का हो जाएगा 1 प्लस 5 का हो जाएगा 0, तो कुल मिलाकर के बचेगा ओमेगा नॉट। तो ये भी क्या आ जाएगा? नीचे। और थीटा की जगह पर आप लिखेंगे ओमेगा नॉट T प्लस 5। अब ये इंटीग्रेशंस का बेसिक है, ये तो आपने 11th-12th में सीखा ही होगा, इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मैंने इंटीग्रेट किया है cos 2 थीटा को, और थीटा के साथ जो भी चीज़ें थी उनको मैंने क्या कर दिया? नीचे लिख दिया। 5 को नहीं लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0। थीटा के साथ जो कुछ भी होता है उसको डिफरेंशिएट करके हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, जिसकी लिमिट थी 0 से लेकर के t तक। यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे लिमिट लगा करके। तो ये बनेगा t माइनस साइन 2 ओमेगा नॉट t प्लस 5 अपॉन 2 ओमेगा नॉट। फिर ये 0 वाली लिमिट लगाएंगे, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 ओमेगा नॉट t पूरा ही 0 हो जाएगा क्योंकि मैं t की जगह पर 0 लिखूंगी, प्लस 5 अपॉन 2 ओमेगा नॉट। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगी तो बनेगा 4KA² अपॉन 4T, T माइनस ओमेगा नॉट T। अभी हमने टाइम पीरियड की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा नॉट। तो यहाँ से मुझे ओमेगा नॉट T की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 तो ओमेगा नॉट T की जगह पर मैं पीछे क्या लिख सकती हूँ? 2 साइन 2 प्लस 5 अपॉन 2 ओमेगा नॉट, ये 0 है, और यहाँ पर साइन 2 0 प्लस 5, या फिर इसको मैं डायरेक्टली 5 भी लिख सकती हूँ, अपॉन
2 ओमेगा नॉट। अब आपको पता होगा 2 पाई प्लस थीटा, यानी कि अगर ये हमारा एक्सिस है, 2 पाई का एंगल ट्रैवल करना मतलब ये पूरा कवर करके वापस आना, तो 2 पाई और उसके बाद थीटा, जैसे मान लेते ये एक लाइन है तो 2 पाई प्लस थीटा, थीटा के बराबर होता है, तो साइन में 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा KA²/4t t माइनस 2 पाई प्लस फाई साइन फाई के बराबर होगा अपॉन 2 ओमेगा नॉट। इसी तरह से 0 प्लस फाई भी फाई के बराबर होगा अपॉन 2 ओमेगा नॉट। एक बार यही टर्म माइनस में है, यही टर्म प्लस में है, दोनों को कैंसिल करो। इस चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये 2 तो जैसे चल रहा है दोनों में वैसे ही चल रहा है। 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है, 0 प्लस थीटा की भी वैल्यू थीटा के ही बराबर होती है, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल। यहाँ से हमें मिला KA²/4t इंटू टी, ये सब कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा KA²/4, किसकी वैल्यू है ये u की। अब जब हमने इसकी इक्वेशन को कैलकुलेट किया था, आप देख ले, जब हमने यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को कैलकुलेट किया था तो वहाँ पर हमने लिखा था K/m को हमने क्या माना है, ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं K की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, m ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, K/m को हम ओमेगा नॉट स्क्वायर माने थे, तो यहाँ से K क्या मिलेगा, m ओमेगा नॉट स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ m ओमेगा नॉट स्क्वायर A²/4, ये क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू। तो आज हमने सबसे पहले टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया इस वीडियो में, उसके बाद हमने एनर्जीज़ के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को देखा। हमने देखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है तो रीस्टोरिंग फोर्स उसे अपनी मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो अगर हमें उसे डिस्प्लेस करना है तो उसके रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल के विपरीत डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर देगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने यहाँ पर इसके पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने पूरे साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट किया, जो कि किसके बराबर आई, 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर A² के बराबर आई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी को, उसकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड उसके बाद हम दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। ओके, उसके बाद हम एनर्जी के लिए ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन के सिंपल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इसे कैलकुलेट किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड।